हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की, और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग का। तो आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आज हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फंक्शनल, जो मैंने कल भी आपको समझाया था, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। और सेकंड जो है हमारा, सेकंड है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। सेकंड है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आज हम इन्हीं टाइप को डिस्कस करेंगे, समझ गए। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कितने टाइप हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टू टाइप हो गए, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को, जो कि कल मैंने बताया था। कल मैंने बताया था कि एक कंपनी में जो भी वर्क है, यदि हम उसको कुछ कॉमन फैक्टर्स के बेस पर डिवाइड करते हैं, कॉमन फंक्शंस के बेस पर डिवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन की सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगी और सेल्स की सेल्स डिपार्टमेंट में, यानी जो एक जैसी एक्टिविटी होंगी उन्हें एक ग्रुप में ले लेते हैं, तो उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। पढ़िएगा, when the activities or job are grouped keeping in mind the function। जब हम एक्टिविटीज और जॉब को एक ग्रुप में लेकर आ जाते हैं, किस बात को ध्यान में रखकर? फंक्शन को। अंडरलाइन कर लीजिए, फंक्शन। तो जब हम फंक्शन को ध्यान में रखकर कोई वर्क को ग्रुप में लेकर आ जाते हैं, जॉब, व्हेन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब हम एक्टिविटीज को एक फंक्शन के बेस पर एक ग्रुप में लेकर आते हैं, समझे? जब हम वर्क्स को एक फंक्शन के बेस पर एक ग्रुप में लेकर आते हैं, किसको लेकर आते हैं? वर्क को। किसके बेस पर? फंक्शन के बेस पर। जब हम वर्क को फंक्शन के बेस पर एक ग्रुप में लेकर आते हैं तो हम उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेकर आएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। रिलेटेड टू परचेस इन परचेस डिपार्टमेंट, परचेस से सारी रिलेटेड एक्टिविटी किस डिपार्टमेंट में लेकर आ जाएंगे? परचेस डिपार्टमेंट में लेकर आ जाएंगे, तो उसे ही हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम वर्क को फंक्शन के बेस पर एक ग्रुप में लेकर आते हैं। हम वर्क्स को फंक्शन के बेस पर एक ग्रुप में लेकर आते हैं जी। यानी जो वर्क एक जैसा होगा उसको एक डिपार्टमेंट में ले लेंगे। जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी वर्क है कंपनी में, उसको हम, तो एक मिनट, वर्क को फंक्शन के हिसाब से ग्रुप में ले लिया। सारा वर्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो सारा वर्क कौन से डिपार्टमेंट ले लिया? सारा वर्क सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स डिपार्टमेंट में। इसे ही हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वर्क को फंक्शन के अनुसार ग्रुप में लेकर आना ही क्या कहलाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। समझ गए? ठीक। नीचे एग्जाम्पल आ जाइए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे कि, एक मिनट सुनो भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी किस में जाएंगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन सी एक्टिविटी आएंगी? जितनी सारी प्रोडक्शन है। जैसे कि स्टोर डिपार्टमेंट, अंडरलाइन कर लीजिए, जितना भी स्टोर डिपार्टमेंट का वर्क होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का वर्क किससे रिलेटेड होगा? ठीक। असेंबली डिपार्टमेंट, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क है। विद ईच डिपार्टमेंट, मतलब इस तरह से जी
मैंने एक बात कही, जितना प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा वर्क है कौन से डिपार्टमेंट में, यहाँ 3 वर्क बताए प्रोडक्शन से रिलेटेड, कौन कौन से, स्टोर, क्वालिटी और असेंबली। तो जी वर्क है, सारे वर्क को हम किस डिपार्टमेंट में लेकर आए, तो यही हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो एक जैसी एक्टिविटी एक डिपार्टमेंट में लेकर आना, इतनी बात समझ में आ गई, उसे हमने कहा फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई? ठीक, अगले पेज पर आ जाए। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग समझे, रावरियान क्या समझे? जो एक जैसा वर्क है, सिमिलर वर्क है, सिमिलर का मतलब एक जैसा वर्क है, उसको एक डिपार्टमेंट में लेकर आना, यही फंक्शनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? इसके एडवांटेजेस, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस, ठीक है जी, देखिएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस। फर्स्ट, ओकुपेशनल स्पेशलाइजेशन। पहले ओकुपेशनल स्पेशलाइजेशन, जी पहले मुझे एक बात सुने, इसमें जो वर्कर होंगे ना, फंक्शनल क्या है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, वर्कर को एक जैसा काम करने को दिया जाएगा, कल भी समझाया था। इसमें वर्कर जब एक डिपार्टमेंट में वर्कर काम करेगा तो उसे वो वर्क करने की लगातार आदत पड़ जाएगी। जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा वो केवल प्रोडक्शन में ही काम करेगा, उसे हम कहां नहीं भेजेंगे, सेल्स या मार्केटिंग। तो जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही लगातार काम करेगा तो वो अपने फील्ड में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। समझ गए? और एक बात, एक इसकी डिमेरिट्स भी है कि जब वो प्रोडक्शन में काम करने का आदत हो जाती है ना, तो उसे आप दूसरे डिपार्टमेंट में भेज नहीं पाते। तो लेकिन इससे क्या खास बात होगी, जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क करेगा तो एक काम को करते करते उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। पढ़िएगा, सिंस इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्फेसाइज का मतलब जोर दिया जाता है, इज प्लेस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, इसमें जोर दिया जाता है कि वर्कर एक स्पेसिफिक फंक्शन ही करेगा। वर्कर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। दिस प्रमोट एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, इससे मैन पावर का बड़े अच्छे से यूज करेंगे। मैन पावर कौन, मतलब वर्कर, इससे आप अपने वर्कर का बड़ा अच्छा यूज करेंगे। एज बाय परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब, क्योंकि जब लगातार वो एक जैसी जॉब परफॉर्म करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। एंड दे बिकम, और वो उस वर्क में स्पेशलाइज हो जाएंगे। जी जब वर्कर एक जैसा फंक्शन करेंगे तो वो उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी और वो क्या हो जाएंगे उसमें। अब मैं अकाउंट बीएसटी पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वैसे तो 12 साल हो गए हैं, 4 साल एमबीए में पढ़ाया और 8 साल यहां पर हो गए पढ़ाते हुए। मैं लगातार एक जैसा वर्क कर रहा हूं तो मैं उसमें क्या होता जा रहा हूं, स्पेशलाइज होता जा रहा हूं। अगर मैं हर साल अलग अलग वर्क करूं तो मैं स्पेशलाइज नहीं, मैं एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा और लगातार परफॉर्म कर रहा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ऐसे ही जब वर्कर लगातार एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी और वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए? तो पहला पॉइंट क्लियर है आपको, एडवांटेज इसका। तो क्या होगा यहां पर, वर्कर स्पेशलाइज, एक फंक्शन को करते करते उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और वो उसमें स्पेशलाइज भी हो जाएंगे। आगे चलो सेकंड पॉइंट पर, किसी के नहीं है दोबारा पूछ लो। सेकंड, प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज। जब आप एक जैसी एक्टिविटीज करोगे ग्रुप में, इज वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में, तो देयर इज इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल। जी सुपरविजन का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? सुपरविजन का मतलब होता है लगातार वर्कर को चेक करना कि वो सही काम कर रहे हैं क्या। जी जब लगातार एक डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करोगे तो आपका सुपरविजन अच्छा होगा। जो सुपरवाइज कर रहा वो बहुत अच्छे से सुपरवाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि सुपरवाइज भी वो एक ही डिपार्टमेंट को कर रहा, और जब वो एक डिपार्टमेंट को लगातार सुपरवाइज करेगा तो वो अच्छे से सुपरवाइज कर सकता है। यही बताया गया, पढ़िएगा। ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज ग्रुप इन वन डिपार्टमेंट देयर इज इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल। जो वर्कर सुपरवाइज करेगा, जो बंदा सुपरवाइज करेगा, वो एक डिपार्टमेंट को लगातार सुपरवाइज कर रहा है तो वो अच्छे से सुपरवाइज और कंट्रोल कर सकता है। समझ गए? मान लीजिए मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सुपरवाइज चेक करने का मौका मिला,
मैं लगातार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चेक कर रहा हूं, तो मुझे आदत हो जाएगी कि किस तरह से उसको चेक करना है और कंट्रोल करना है। तो बड़े आसानी से मैं लगातार उसको क्या कर लूंगा, सुपरवाइज और कंट्रोल कर लूंगा। अगर लगातार कभी मुझे प्रोडक्शन को सुपरवाइज करना पड़े, कभी सेल्स को, तो बड़ा कंफ्यूजिंग काम है। जब मैं लगातार एक ही डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करूंगा तो आसानी से सुपरवाइज भी कर लूंगा और कंट्रोल भी कर लूंगा। समझ गए क्या? साथ क्या पूछते रहो, अगर कोई दिक्कत है तो। समझ में आ गया दोनों पॉइंट? ठीक। थर्ड, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। यहां पर मिनिमम कॉस्ट आएगी क्योंकि रिसोर्सेज का अच्छे से यूज होगा। जब वर्कर स्पेशलाइज हो जाएगा एक काम को करते हुए, तो वो रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूज करेगा। जब रिसोर्सेज का अच्छा यूज करेगा तो मिनिमम कॉस्ट आएगी और जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ गए? क्यों आएगी मिनिमम कॉस्ट? क्योंकि वर्कर एक जैसा वर्क करते हुए क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। और जब वो स्पेशलाइज हो जाएंगे, समझ रहे हो, तो रिसोर्सेज का अच्छा यूज होगा। रिसोर्सेज का अच्छा यूज होगा तो मिनिमम कॉस्ट आएगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ गए? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, दिस रिजल्ट इन इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब ये सस्ता होगा और लोअर कॉस्ट आएगी। ये क्या होगा? सस्ता होगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब सस्ता होगा और कम कॉस्ट आएगी। भाई यही कारण है क्योंकि रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी। और दूसरी बात, सबको ये पता है कि मुझे ये वर्क करना है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक काम को दो बंदे नहीं करेंगे, पता है कि ये काम मुझे ही करना है। अगर एक काम दो बंदे करने लगे तो वहां रिसोर्सेज की वेस्टेज भी होगी, और तो यहां पर रिसोर्सेज की कोई वेस्टेज नहीं होगी, जिससे इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब सस्ता होगा और क्या होगा, लोअरिंग कॉस्ट, कॉस्ट भी कम आएगी। एक चीज और बता दूं यहां पे जब एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब तुम अगले में जाओगे डिविजनल स्ट्रक्चर में, तो वहां पे रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वहां पर रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां पर रिसोर्सेज की कम जरूरत पड़ती है। कहां पर? फंक्शनल में। जब वहां पर पॉइंट आएगा तो आप अच्छे से समझोगे। यहां पर रिसोर्सेज की कम जरूरत पड़ेगी। किस में पड़ेगी रिसोर्सेज की कम जरूरत? फंक्शनल में, जिस कारण से इकोनॉमी ऑफ स्केल ये सस्ता है और कॉस्ट भी कम आती है। समझ गए जी? हाँ, मुझे सुनो एक मिनट सभी। डिविजनल में क्या होगा, मान लीजिए कंपनी दो प्रोडक्ट बना रही है, तो एक प्रोडक्ट की सारी एक्टिविटी एक में और दूसरे की, मान लीजिए कंपनी मेडिसिन भी बना रही और कॉस्मेटिक भी बना रही, तो वो दोनों डिपार्टमेंट अलग बना देगी। मेडिसिन का अलग डिपार्टमेंट होगा और कॉस्मेटिक का, तो वहां पे ज्यादा वर्कर चाहिए वहां पर, लेकिन यहां पर कम वर्कर की जरूरत होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहां पर रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहां पर रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती है। क्लियर है क्या भाई आपको? समझ गए? नेक्स्ट, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, ईच फंक्शन गेट द अटेंशन अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें प्रत्येक फंक्शन को पूरी अटेंशन मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए। एक प्रोडक्ट है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट को पूरी अटेंशन मिलेगी। हर एक डिपार्टमेंट को क्या मिलेगी? पूरी अटेंशन मिलेगी। हर डिपार्टमेंट पर पूरे अच्छे से फोकस कर चला जाएगा। यही बताया गया है कि ईच फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर एक फंक्शन पर आप अपनी पूरी अटेंशन फोकस कर चलेंगे। समझ गए क्या भाई? क्लियर है? अब चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक। फरहान, इनमें से कोई पॉइंट हो तो पूछ लो साथ के साथ, विदाउट एनी हेजिटेशन, पर पूछना सही, बिल्कुल सही लैंग्वेज में, जल्दी से पूछो। पहले बता दो, अगर अदर प्रॉब्लम है तो छोड़ दो, पॉइंट समझ में ना आया तो आगे समझ में। नेक्स्ट, फिर पूछ लेना अपने और से बात। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये तो थे अब तक एडवांटेजेस। अब क्या है हमारे? फर्स्ट, प्लेस लेस इंपोर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोलू पहले मैं ओरली समझा दूं। हर एक डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देवे।
वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं। जबकि एक कंपनी में डिपार्टमेंट अलग अलग है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग है, तो वो एक ही कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देता है, इंपॉर्टेंस देता है, दूसरे डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी नहीं देता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सही है, सब कंपनी के ऑब्जेक्टिव को भूलकर अपने ऑब्जेक्टिव को याद रखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई प्रोडक्शन वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा प्रोडक्शन करना, वो सोचेंगे हम तो ज्यादा प्रोडक्शन करके दें। मार्केटिंग वालों का ऑब्जेक्टिव है नीड और वांट सर्च करना मार्केट में जाके कस्टमर की, वो अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट का काम सामान बेचना, हर एक अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है। लेकिन यदि प्रैक्टिकल में देखें तो वो सभी एक ही कंपनी के पार्ट हैं, लेकिन वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान न देकर अपने ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं। ये बात है, समझ गए? पढ़िएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कंपनी के ऑब्जेक्टिव पर कम फोकस किया जाता है। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शनल हेड अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखता है। हर एक फंक्शनल का मतलब डिपार्टमेंटल हेड, फंक्शनल का मतलब क्या है? हर एक डिपार्टमेंटल हेड अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव पर कम ध्यान देता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी, वो सभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस देने में फेल हो जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने में फेल हो जाते हैं। पहली दिक्कत समझ गए क्या? वे किसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखेंगे? अपने डिपार्टमेंट के और कंपनी के ऑब्जेक्टिव पर कम फोकस देते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि हम एक ही कंपनी के पार्ट हैं, लेकिन सबको केवल अपने, और वो कंपनी के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देने में फेल हो जाते हैं। वो कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान देने में फेल, किसको ध्यान रखेंगे? ओनली अपने ऑब्जेक्टिव को, कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो, बस बात खत्म। वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कम इंपॉर्टेंस देता है। क्लियर हो गई क्या फर्स्ट डिसएडवांटेज? सेकंड डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल बैठाना, सभी एक्टिविटीज के अंदर तालमेल बैठाना। एच ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड इन दियर ओन फंक्शन। हर एक डिपार्टमेंट अपने फंक्शन में स्पेशलाइज होता है। सो दे फील टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। वो ये सोचते हैं कि हमें अपने डिपार्टमेंट पर ही फोकस करना है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। वो अंडरस्टैंड करते हैं, सोचते हैं कि केवल हमें अपने डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देकर चलनी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। कोऑर्डिनेशन कब बनेगा? जब सभी डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखेंगे। कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हूं तो अपना ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना ही, साथ में सभी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखने। सभी डिपार्टमेंट के क्या रखने? केवल कंपनी के ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर लो, इतनी बात। लेकिन कंपनी क्या करती है? डिपार्टमेंट क्या करते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें। इस कारण से सभी डिपार्टमेंट में क्या नहीं बन पाता? कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बात क्लियर हो गई? फरहान, क्या दिक्कत है? कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पाता? अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है। हाँ, किस तरह से? जैसे कि मैं कोई से भी हुई हूँ, मेरा जो डिपार्टमेंट है उसका है, जो भी चीज है उसका है। सपोज मैंने कह दिया उससे है सेल का, परचेज डिपार्टमेंट से मान लो परचेज है, तो मेरे जितने मेरे वो होंगे, क्या होंगे? वगैरह होंगे, मैं ध्यान रखेंगे, मतलब जितना भी है मैं वो देना है। तुम ध्यान रखोगे कि मेरा तो काम है रॉ मटेरियल खरीद के लाना सप्लायर से, क्योंकि आप परचेज डिपार्टमेंट में आपका काम है सामान खरीदना, रॉ मटेरियल खरीद कर देनी। तो आप तो फोकस रखोगे कि मैं अच्छी क्वालिटी की ला कर दूं, ठीक है, बस बात खत्म। आप दूसरे डिपार्टमेंट से इतना फोकस नहीं करते, ठीक है। और जबकि यदि प्रैक्टिकल में देखो, आप सभी एक दूसरे से लिंक हो। रुको, अभी अगला पॉइंट समझाना के भी आएगा। आप परचेज डिपार्टमेंट के हो, यदि आपने अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं दिया तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी सही नहीं होगा। प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो सामान भी नहीं बिक पाएगा। सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि सभी अपने अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखें, इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, कोऑर्डिनेशन की कमी रह जाती है। समझ गए? नेक्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी। पहले ओरली सुन लो। अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि यदि कोई प्रोडक्शन में काम कर रहा तो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग मिलेगी उसे, वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाके काम
नहीं कर सकता। तो यही इनफ्लेक्सिबिलिटी बताई गई है कि बंदा जिस फील्ड में वर्क कर रहा होगा केवल उसी डिपार्टमेंट में वो वर्क कर पाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट में उसे वर्क करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पढ़िएगा। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव। नैरो का मतलब बहुत छोटी थिंकिंग बना लेते हैं एम्प्लॉयज। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज अपनी नैरो थिंकिंग बना लेते हैं। दे गेट ट्रेनिंग, उन्हें केवल एक एरिया में ही ट्रेनिंग मिलती है। प्रोडक्शन है तो केवल किसकी ट्रेनिंग मिलेगी? प्रोडक्शन की। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, उन्हें हम अदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, समझ गए। ऐसे ही फंक्शनल हेड के नीचे अंडरलाइन कर लो। जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो भी डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट, उन्हें टॉप मैनेजमेंट पोजीशन की ट्रेनिंग नहीं मिलती। इससे दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस, तो उन्हें उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। हर एक डिपार्टमेंटल हेड को टॉप मैनेजमेंट वाली ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो उन्हें उस एरिया का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। वर्कर को भी केवल एक एरिया में ही ट्रेनिंग मिलेगी जिस एरिया में वो वर्क कर रहे। प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग मिलेगी, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं भेज सकते। और डिपार्टमेंटल हेड को भी टॉप लेवल की ट्रेनिंग नहीं मिलती जिससे उन्हें उस एरिया का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अनस दो बंदों के लिए बात बताई मैंने यहाँ पे। एक तो पहले किसके लिए बताई, सुन नहीं रहे? एम्प्लॉयज के लिए। पहला तो मैंने किसके लिए बताया? एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग केवल उस फील्ड में मिलेगी जहां वो काम कर रहे, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट नहीं भेज सकते। और दूसरा मैंने किसके लिए बताई? हेड, फंक्शनल हेड को टॉप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। ठीक, नेक्स्ट क्लियर हो गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिस्प्यूट हो जाना। देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, तो इस फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट हो जाएगा। क्या कारण होगा डिस्प्यूट का? पढ़िएगा। ठीक, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट, सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट का मतलब जोर देता है गिविंग डिस्काउंट, डिस्काउंट दीजिए। तो इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट की जगह इंक्रीज है, कर लो इंक्रीज। टू इंटरेस्ट सेल है ना, इंटरेस्ट नहीं है, इंक्रीज है। सेल्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि डिस्काउंट दे ताकि सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। क्लियर है? फाइनेंस डिपार्टमेंट पुट ऑब्जेक्शन, फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पर ऑब्जेक्शन कहता है कि विल इट, इससे हमारी रिवेन्यू का मतलब इनकम कम हो जाएगी। सेल्स डिपार्टमेंट तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट का प्राइस घटा दो जिससे हम ज्यादा सामान बेच सकें। और फाइनेंशियली डिपार्टमेंट ये कह रहा कि यदि प्राइस कम हो गया तो क्या होगा? हमारी इनकम कम हो जाएगी। रिवेन्यू का मतलब भाई जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट कम में बेचेंगे तो इनकम कम होगी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिस्प्यूट। ठीक है जी। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट तो क्या कह रहा? हाँ, प्रोडक्ट का प्राइस कम करो जिससे हम ज्यादा सामान बेच सकें। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कह रहा कि कम इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। लास्ट, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, आंसर देना, अपनी काम के लिए जवाब देना, जो आपने काम किया है अपनी परफॉर्मेंस के लिए क्या देना? आंसर देना। ठीक। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यदि कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया, तो डिपार्टमेंटल हेड ब्लेम अदर डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंटल हेड जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट को कहने लगेंगे कि भाई इनकी गलती रही, क्योंकि डिपार्टमेंट आर इंटर रिलेटेड। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या होंगे? यदि कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो सारे डिपार्टमेंटल हेड, प्रोडक्शन का हेड यूं कहेगा सेल्स वालों की गलती, सेल्स वाला क्या कहेगा? प्रोडक्ट। तो सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगेंगे। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, और ये जानना बड़ा डिफिकल्ट है कि किसकी गलती रही। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट इज गोइंग, कि कौन सा डिपार्टमेंट कंपनी के गोल के अगेंस्ट जा रहा है, यानी गलती किसने की, ये फिक्स करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। समझ गए? क्लियर है? ठीक। जैसे एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट तो कह रहा है प्रोडक्शन वालों को कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं कि परचेस वालों ने रॉ मेटेरियल कम क्वालिटी की खरीदी थी, और
परचेस में ड्यू, और परचेस वाले कह रहे हैं कि फाइनेंस नहीं मिल पाया था, पैसा नहीं मिल पाया, तो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरों की गलती निकाल रहे हैं। ये दिक्कत है कि फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं हो सकती, समझ गए। तो यदि कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो एक दूसरा डिपार्टमेंट एक दूसरे पर ब्लेम करेगा कि गलती उसकी है, और हम ये नहीं बता सकते कि वाकई में गलती किसकी रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज बस हम यहीं तक स्टडी करेंगे जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसमें हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू।